अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और ये हैं अरमला हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से एक नए हफ्ते का आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीविजन सेट्स के सामने या मे भी अपनी वर्क प्लेसेस पे मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की सुबह और किसी के लिए खूबसूरत हो ना हो भाई, बहुत ही खूबसूरत है उन लोगों के लिए जिनको बल्ला बड़ा पसंद है। बल्ला पसंद है जनाब। कल तो ऐसे जैसे सुबह से टीवी स्क्रीन के आगे सब चिपके हुए, दो आई वाज ट्रैवलिंग लेकिन कॉन्स्टेंटली मेरे हाथ में फ़ोन था और मुझे था कि मैं देखती रहूं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं क्या नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल था कल का दिन, और समेत मेरे। मतलब कल हम कुछ एक्सपेक्ट और कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन से बरक्स कुछ और हुआ, लेकिन कल जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ या ये नहीं हुआ ये तो अवाम के लिए है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली काम कर गई। इमरान खान साहब का जो जादू था वो सर चढ़ के बोला और अवाम ने न सिर्फ उनके बयानिए को कबूल किया बल्कि बहुत वाज़े बरतरी दे दी। और कल तो एक माहौल सेट हो गया भाई। अब अगर सियासत कोई रह गई है पाकिस्तान में तो वो तहरीक इंसाफ की रह गई है। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान के मुकम्मल पॉलिटिकल सिनेरियो को। एंड आई बिलीव कि उनका नज़रिया जो भी था, उनके नज़रिए से किसी को इख्तलाफ हो या ना हो, अवाम ने उसको भरपूर तरीके से बाय किया है। और उसका अमली मुजाहरा कल के हमने इंतखाब में देखा है, जो कि ज़िमनी इंतखाब कल का हुआ और उसमें तहरीक इंसाफ ने डोमिनेट किया। सो यही कल की हाईलाइट थी, यही आज की हाईलाइट है। इसी पे हमने बात करनी है, जो कि अब इससे जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उनके ऊपर भी वो भी सेट होने वाले हैं, सेट हुए हैं इनफैक्ट। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है मजमूई तौर पे पंजाब और पाकिस्तान का चेंज होने वाला है। सबसे पहले हम कल यही बात कर रहे थे और इससे पहले कई दिनों से ये बात हो रही थी कि इन इलेक्शन से जो आइंदा के जनरल इलेक्शन है, इस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट आएगा और एक तयन होगा कि क्या मुल्की सियासत में चेंजेस आ रही हैं। तो कल जो इलेक्शन हुए 20 हल्कों पर, सबसे अच्छी बात ये थी कि अल्लाह का शुक्र है कि बगैर किसी जो कह ले हलचल के, बगैर किसी बदमजगी के ये इलेक्शंस हुए। और जिस तरह से वोटिंग का सिलसिला रहा और रिजल्ट्स का सिलसिला रहा, बहुत बेहतर अंदाज में कंडक्ट कराया गया। कुछ अच्छी रिवायात भी बनी, जैसे मरियम नवाज का एकदम से शिकस्त को कबूल कर लेना अच्छी रिवायत थी। फिर कल मुल्तान से जो एक फुटेज आई जी वो बड़ी जबरदस्त थी। उस फुटेज में सलमान नईम और जैन कुरैशी जो कि आपस में मुखालिफ हैं, उन दोनों को न सिर्फ खुशगपियां करते हुए देखा जा सकता है बल्कि एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखा जा सकता है। जैन कुरैशी साहब ने हराया यहाँ पे सलमान नईम साहब को और उसके बाद उन्होंने इनको ग्रीट किया और साथ ये भी कहा कि मैंने तुम्हें कहा था तुम ये ना करो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। खैर, इट वाज अ गुड जेस्चर। और मुझे लगता है कि सभी उम्मीदवारों को और जीतने जो हारने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो जाके जीतने वाले को मुबारकबाद दें, और या जीतने वाला जो है वो हारने वाले की तरफ आए और वो साथ मिला के गए कि इट वाज जस्ट अ गेम, इट वाज जस्ट एन इलेक्शन। हम मिल के इलाके के लिए काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कहना काबिल जिक्र है कि जहाँ पे एक शख्स को 60,000 वोट मिले हैं और वो जीता है, वहीं पे उसी इलाके के अवाम ने 59-58,000 दूसरे को भी दिए हैं। तो दोनों का हक बनता है उस जगह पे। ये बहुत जरूरी है। इस पर मजीद भी बात करेंगे हम। सबसे पहले आज की हेडलाइन से आगाज कर लेते हैं और आगे इस पर मजीद बात करते हैं। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब, पीटीआई ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 15 सीटों, मुस्लिम लीग 4 सीटों और आज़ाद उम्मीदवार 1 सीट पर कामयाब। पंजाब की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। तख्ते लाहौर पर पीटीआई की गिरफ्त मजबूत, नून लीग ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। शेख रशीद और गुल जमान की नून लीग के मुस्ताफी एमपीए जलील शरकपुरी से मुतल्लिक गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर। शेख रशीद और गुल जमान की ऑडियो की तस्दीक। शेख रशीद बोले, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, मजाक में बात कर रहा था। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तारब सिंह की किताब नागा पर्वत पर। और सुरों के बादशाह और शहनशाह गजल मेहदी हसन के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जी, तो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है जनाब। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 सीटें जीतकर नून लीग को चारों शाने चित कर दिया। एक तरफ तहरीक इंसाफ का मुकाबला हुकूमत वक्त समेत तमाम सियासी जमातों से था, तो दूसरी तरफ उनका बयानिया भी उनका इम्तिहान था। उनकी जो उम्मीदें हैं उसके बरक्स पंजाब की आवाम ने अपना और अपने वोट का वजन इमरान खान के हक में डालकर पीटीआई को
तारीखी फतह से हमकिनार करा। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 20 में से 16 नशिस्तों पर कामयाबी रही, जबकि 4 नशिस्तों पर नून लीग और 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली। जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए हैरानकुन तौर पर लाहौर में से भी 4 में से सिर्फ 1 नशिस्त हासिल हो सकी। और तारीखी फतह पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया और कहा कि वोटर्स ने सिर्फ PMLN के उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता जो ECP के तमाम जो मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद है। और साथ साथ PTI वर्कर्स और पंजाब के वोटर्स का भी इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादियों, मुस्लिम लीग काफ, MWM और जो इत्तेहाद कौंसिल है उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और साथ साथ मरियम नवाज ने भी दूसरी तरफ ट्वीट किया और बड़े अच्छे जेस्चर के तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। जी, मरियम साहिबा ने ये भी कहा कि जहां जहां कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करना चाहिए, इंशाअल्लाह खैर होगी। सियासत में हार जीत होती रहती है, ये मरियम साहिबा ने कहा। उन्होंने कहा दिल बड़ा करना चाहिए। नून लीग की शिकस्त पर मोनिस सलाई ने भी ट्वीट किया और कहा कि नून लीग की शिकस्त पाकिस्तान की जीत है। आज पंजाब शरीफ खानदान की गुलामी से आज़ाद हो गया, तब्दीली का असल अमल तो अब शुरू होगा। इमरान खान की क़यादत में पंजाब और पाकिस्तान अब आगे बढ़ेगा, ऐसा भी मुनिस ने कहा। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग से क्या गलतियाँ हुई? क्या इमरान खान की जो मज़ाहमत का बयानिया था या महंगाई के जो सताए अवाम थे उन्होंने नॉकआउट किया? नून लीग के फैसले गलत थे? टिकट्स देना उन लोगों को जो कि मुनहरिफ अराकीन थे, ये फैसला गलत था। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत को जो मुद्दत पूरी न करने दी गई और जो खुद मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत फ्रंट फुट पे रही, शहबाज शरीफ, क्या ये गलत फैसला था? ये हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाने का फैसला गलत था? कहाँ पे गलती हुई? अब वक्त है एनालिसिस। बड़ी जमात है पाकिस्तान की, पंजाब की तो सबसे बड़ी जमात रही है, अब नहीं रही। तो इस सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे तीनों ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी भी आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, और शकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। आमिर साहब, चूँकि आप इस्लामाबाद में, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल। एक तो ये कि अगर मैं आपसे मुख्तसरन ये पूछूं कि मसला कहाँ पे रहा, क्या इमरान खान की कैंपेन इतनी इंप्रेसिव थी कि उसके सामने चारों शाने चित हो गई नून लीग? ये बात, ये एक फैक्टर था, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं नून लीग की जो पॉलिसी थी, जो स्ट्रेटजी थी, उसमें झोल था जिसकी कीमत अदा करना पड़ी? आप क्या कहेंगे? इमरान, जो बातें आपने कही वो बिल्कुल सारी इसी तरह ही हुई कि जहाँ पे स्ट्रेटजी इमरान खान की कामयाब रही, वहाँ मुस्लिम लीग नून को नंबर 1 जो टिकटों के वादे थे कि जो मुनरिफीन थे उनको देना। लाहौर शहर के अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये बात वादे हुई कि जब PMLN का अपना वोटर उनकी तरफ माइल नहीं हो रहा था और PMLN की क़यादत को बड़ी मुश्किल से उनके लिए रास्ता निकालना पड़ा, क्योंकि पवन चौधरी के भाई को कोई नहीं जानता था। और इसी तरह जो टिकट इन्होंने दिए बाकी जगहों पे टाइल इनके लिए हुए, जैसे खुशाब में नंबर 2 पे आसिफ भाई और फिर नंबर 3 पे नून वाले आए, 35 और 45 हज़ार लिए और जीतने वाले 50 हज़ार लेके मलिक हसन उमर वहां से जीत गए। इसी तरह लोधरा में जो पीर रफीउद्दीन जीते हैं, जो कि इस वक्त के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू की पूरी सपोर्ट उनको हासिल थी, उन्होंने अपनी क़यादत दिया था। जहांगीर तरीन गो के PMLN के टिकट होल्डर जो उनकी तरफ से आए थे, बलोच साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो जीत गए। अब ओवरऑल ये हुआ कि सोने पे सुहागा इनके साथ क्लैरिटी से ये हुआ कि जो महंगाई आई, महंगाई गरीब की जेब से जब पैसे जाते हैं, बच्चों की फीस निकलती नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं निकलते, तो वो फिर नजरिए और बयानिए जो है ना वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। तो उसके अंदर इमरान खान साहब का जो अमरीकी चुड़न था वो खूब बिका। उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन चलाई। PMLN ने जो 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत जहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकी थी, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बाकायदा मज़ाहिमत का जो बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो, तो सबको नुकसान पहुंचा कंप्रोमाइज 11 जमाती इत्तेहाद के साथ हुकूमत करके। ये बात PMLN को पता थी, लेकिन एक तरफ उनके साथ ये था कि हमें जिन लोगों से वादे किए हैं जो हमारे साथ आए हैं, क्योंकि सिर्फ बात 20 मुनरिफीन की नहीं थी, इनके साथ MNA जो PTI के इस वक्त ना अहल तो नहीं हुए लेकिन वो अपोजिशन में बजाय बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ वादे भी थे कि जी अगर आज आप इनके साथ इफा नहीं करेंगे तो कल आप किसके साथ वादा पूरा करेंगे। ये बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन थी PMLN की क़यादत के लिए, जिसमें उन्होंने फैसले भी किए, उसके ऊपर लगे भी सही और लोगों ने फैसला दिया। अब क्लियर बात यह है कि देखिए, लोगों को मैंडेट को मान लिया, नून ने भी मान लिया, इमरान खान हक में पड़ा। इमरान खान साहब ने थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि अभी भी जो कल ट्वीट किया
उसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत लताड़ा, जबकि इन्होंने कहीं पे कोई संगीन खिलाफ वर्जी या ऐसी बात निशानदेही नहीं की कि जी इलेक्शन कमीशन किसी ए और बी के साथ या किसी पार्टी या हुकूमत के साथ मिला हुआ था। इलेक्शन कमीशन उसी तरह था जैसे डस्का में उन्होंने परफॉर्म किया कि उस वक्त की हुकूमत को काम उन्होंने बताया कि आपने बहुत ओवर डूइंग किया है, लिहाजा वो डस्का का इलेक्शन रीपोल पे चला गया। इस तरह यहाँ पे वो लोग मुसलसल फिरते रहे, सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी टीम, लोगों ने बड़ी इमरान खान साहब ने खुद उनकी फैमिली पे भी एतराज़ात उठाए, लेकिन वो अपने काम पे लगे रहे। एक तो क्रेडिट जाना चाहिए, अभी मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रही, जीत की खुशी भी है, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा इमरान खान साहब को भी कि अगर जनरल इलेक्शन भी जल्दी लेने हैं तो वो मुतालबात से तो इलेक्शन कमीशन खत्म नहीं हो जाएगा। अभी की हुकूमत मौजूद है, दायरा एक तनवी मौजूद है पहले दिन से। अच्छा, उनके पास आमिर साहब आपके साथ दोबारा भी आएंगे। ऑब्वियसली ये जो इलेक्शन के हवाले से आपने कहा कि जो चीज़ें फर्दर इमरान खान साहब को फ्यूचर में सोचनी है, उस हवाले से भी उनको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस इदारे को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाना है और किसको नहीं। हमारे साथ शकील अंजुम भी चूँकि मौजूद हैं, इलियास भाई की इजाज़त से हम ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। कल जो वहाँ पे शकील साहब रिजल्ट रहा वो भी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ही था, लेकिन कि ये ओवरऑल जितना हम इलेक्शन से पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे, जितने भी लोग थे, जितने भी सहाफ़ी थे, उनके नज़दीक ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पर पूरी नहीं उतर रही थी कि ये जो तहरीक इंसाफ है वो इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ सीटें निकालेगी। स्पेसिफिकली अगर हम ज़ैन कुरैशी साहब की बात करें, सो कल के इस इलेक्शन में आपने क्या देखा कि जो वहाँ पर जिस तरह से ज़ैन कुरैशी साहब को जो कह लें फतह हुई, क्या स्ट्रैटेजी थी, किस चीज़ का जो पब्लिक ने निकल कर वोट दिया या उनको जिस तरह से सपोर्ट किया, उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे उनके हवाले से भी बात कीजिएगा। अच्छा देखिए, आप पीपी 217 की बात कर रही हैं, जाहिर है ये एक अहम हल्का था इस हवाले से कि यहाँ से शाह महमूद कुरैशी 2018 के इलेक्शन में इसी उम्मीदवार सलमान नईम से हार गए थे, और इस वक्त उनके बेटे जो है ज़ैन कुरैशी, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड फैसला था शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो अपने बेटे को इस हल्के से इलेक्शन लड़ाएंगे। तो जाहिर है पूरे मुल्क की नजरें इस हल्के पे थी और मखदूम साहब की पूरी सियासत भी दाव पर लगी हुई थी। अगर उनके बेटे हार जाते तो शायद वो पार्टी में ये जो पोजीशन उन्हें वाइस चेयरमैन की मिली हुई है और अहम फैसलों में किरदार साजी है उनकी, तो उस पर भी सवालिया निशान उठते। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बड़ा बोल्ड फैसला किया और अपने बेटे को इस हल्के से इलेक्शन लड़ाया। और इस हल्के से शाह महमूद कुरैशी ने जब कैंपेन शुरू की तो उन्होंने अपने मिजाज और तबीयत से हटकर कैंपेन की। वो डोर टू डोर उनकी बड़ी मैसिव कैंपेन थी। इसके अलावा पीटीआई के बाकी रहनुमा भी यहाँ पर आए, लेकिन जो पीएमएलएन की कैंपेन थी वो इतनी मुतासिर कुन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उनके आपस के इख्तलाफात भी थे और जो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि उन्हें जो है वो टिकट मिलेगा, उनको टिकट ना मिलने की वजह से भी कुछ लोग दिल बर्दाश्ता थे और उनके कारकुनान भी दिल बर्दाश्ता था कि ये जो उम्मीदवार है वो पहले पीटीआई के साथ रहे 3.5 साल और जैसे ही ये डीसी हुए और उनको पीएमएलएन का टिकट दे दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आप देखें कि इमरान खान का जो बयानिया है, जो उन्होंने एग्रेसिव सियासी माहौल बनाया मुल्क के अंदर, जब से 10 अप्रैल के बाद जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उन्होंने उसी रोज से आप देखें कि मुल्क के अंदर एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था और बड़ा एग्रेसिव माहौल था उनका। और उन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस दिन उन्होंने कोई जलसा ना किया हो, खिताब ना किया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो। इसी तरह उनकी जो बाकी टीम थी, उनकी सोशल मीडिया की टीम थी, उनके वुज़रा थे, उन तमाम लोगों ने बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। दूसरी जानिब जो पीएमएलएन और उनके इत्तेहादी थे वो बड़े कंप्रोमाइज भी नजर आए और ऐसा भी लगता है शकील भाई कि कंफर्टेबल भी बहुत नजर आए। जैसा कि हम आमिर साहब से भी पहले डिस्कस कर रहे थे ना, ये टिकट्स देने का जो मामला था, तो कहते ना एक वक्त में था कि मियां साहब खंबे ਨੂੰ ही खड़ा कर देते उन्हें वोट पै जाता है। वो कंफर्ट जो था ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, मैं जरा इलियास भाई का कमेंट ले लूं। लाहौर, इलियास साहब शहर लाहौर कला मुस्लिम लीग नून का और था भी कल शाम 5 बजे तक, उसके बाद नहीं रहा। क्या हुआ लाहौर में? लाहौर में यही है कि एक तो देखें जो मुनव्वर हकीम थे उनको टिकट दिया गया, ये बड़ी गलती थी, ये गलती थी इनकी तरफ से। और फिर दूसरा फैक्टर लोड शेडिंग और महंगाई, अच्छा ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं। आप देखें फिर और जो जलसे किए गए, इधर बयानिया भी इधर बिका
और बेहतर बहुत अच्छे तरीके से सारी मरकजी लीडरशिप इंक्लूडिंग पीएमएलएन की जो शरीफ फैमिली है वो लाहौर से, उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप वो लाहौर से, उसके बावजूद मतलब जितने बड़े बड़े लीडरान हैं इनके, और उसके बावजूद लाहौर से ये इबरतनाक शिकस्त 4 में से 3 सीट्स हार जाना। 4 में से 3 और जो 158 का था वो ये जीते हुए थे, क्योंकि इधर अलीम खान भी जीते, सरदार रियाज सादिक भी इधर से जीते। और फिर जब इनको महसूस हुआ कि जब उनकी बड़ी लीडरशिप पीटीआई की लीडरशिप इधर आके सब आके कैंपेन चलाने लग गए, फिर उनको इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है उनके बंदों को जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से आके इधर और जाके मुख्तलिफ कैंपेन चला रहे थे, हलकों में थे, वो डोर टू डोर भी जा रहे थे। जब मुस्लिम लीग नून को उन्होंने अपने इस्तीफ़े दिए, वुज़रा ने इस्तीफ़े दिए, ख़ास तौर पर सलमान रफ़ीक ने या सादिक साहब ने इस्तीफ़ा दिया और आके उन्होंने भी कोशिश की बड़ी, फिर मरीम नवाज साहब ने भी साहिबा ने भी जलसे किए इधर और भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई, लेकिन वो कैंपेन इतनी थी कि इन्होंने लेट शुरू की। ये पहले करते जिस तरह उन्होंने पहले की थी। फिर इमरान खान साहब ने इधर तूफ़ानी दौरे भी किए, हर गली हर हल्के में जाके पहले भी आए हैं और दोबारा भी आए हैं और इस पर किया। फिर बहरहाल जो जो फैक्टर जो काउंट करता है वो गुर्बत और महंगाई जो बढ़ी है, ये मेन वजह जो पहले भी थी और जो अब हुई है, लोगों को वो पुरानी भूल गई, अब ज्यादा महसूस हुई और लोगों ने फिर अपना गुस्सा वोट पे निकाला। दे हैव ऑल द राइट, पीपल हैज ऑल द राइट कि वो अपने हक के राय दें। आमिर साहब, तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। कंफर्टेबिलिटी की बात नून लीग भी 15 सीट्स पे कर रही थी, तहरीक इंसाफ भी अपनी डिजायर्ड सीट्स हासिल करने की बात कर रही थी, लेकिन कल जब 15-16 सीट्स पे लीड शुरू हुई तो सूरत हाल ही बदल गई। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा अलग सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, अगर तो 8:45 पे ये बयानियां बनाना शुरू हो गई थी तहरीक इंसाफ, उनकी तमाम मरकजी लीडरशिप की धांधली हो रही है, चाहे वो मुल्तान से खबरें आ रही हों, चाहे वो लाहौर में कोई थोड़ा मार कुटाई का सिलसिला हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले ही उन्होंने आड़े हाथों लिया हुआ था और इमरान खान साहब ने तो उनके लिए घटिया तक के अल्फाज इस्तेमाल किया। आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, वो एक बहुत अहम ओहदे के ऊपर है, लेकिन मैं कोट अनकोट इमरान खान साहब की बात करूं जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनके लिए बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल की। उसके बावजूद इतना जबरदस्त मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिल जाना, वाज इट सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज फॉर तहरीक इंसाफ जी, या फिर उनको खुद भी नहीं पता था कि इतना बयानियां वो बेच बैठे हैं और लोग इतना खरीद बैठे हैं कि उनको इतना बड़ा मैंडेट मिल जाएगा? आमिर साहब, बिल्कुल, देखिए उन्होंने दोनों तरह का बयानिया बनाया हुआ था। एक तरफ वो कह रहे थे मुकाबला नहीं है, हम 15-16 सीटें जीत रहे हैं, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, साथ ही स्टेट मशीनरी का भी और साथ ये कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और धांधली होगी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम देखेंगे। और आप देखें कि जब 6 बजे इमरान खान साहब ने ट्वीट किया तो उसमें भी उन्होंने कहा था अदालतें फौरन खुलनी चाहिए, हम जीत रहे हैं और हमें हराने की कोशिश हो रही है। 7 बजे उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि हम 15-16 सीटें जीत गए हैं। उसके बाद भी जब उन्होंने रात को ट्वीट लेट नाइट किया तो उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फिर लताड़ा कि सब कुछ के बावजूद ये एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन था जिसका हमें सामना था। बेसिकली उन्होंने दो तरह की तैयार की हुई थी, एक तरफ जीत के दावे थे, वो जीत तो गए, और दूसरी तरफ ये था कि अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो उनके लिए काबिल कबूल ना होता तो बयानिया बना हुआ था कि ये इलेक्शन कमीशन भी खिलाफ है, इंतजामिया भी खिलाफ है। अब यहाँ तो क्लियर होगी ना बात कि लोगों के वोट को चुराया नहीं गया, ना कोई सिस्टम बैठा, जो लोगों ने वोट दिया वो लोगों के सामने आ गया, जो पिछली दफा 2018 में बिल्कुल ऐसा नहीं था। और आज से 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक सोशल मीडिया स्पेस में उस बात को माना, जो सब इल्जाम लगाते थे कि नहीं मुझे तो मजबूर होना पड़ता था एजेंसियों से कि मुझे वोट दें। अब देखिए होगा जो पॉलिटिकली आगे चलने का रास्ता है कि एक तो हमजा शहबाज के पास है कि वो आज रिजाइन कर दें या वो 22 की आमिर साहब आपकी ऑडियो जी कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी कंटिन्यू कीजिएगा। री इलेक्शन तब होगा जब हमजा शहबाज 22 की सुबह 21 को आज कल रिजाइन कर जाएं तो फिर नए सिरे से कैंडिडेट पुट होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे होना है तो रन ऑफ इलेक्शन होना है और उसमें परवेज इलाही कैंडिडेट होंगे। ठीक है। आज मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद लाहौर में ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए मौजूद रहेंगे, अपनी मीटिंग उन्होंने वहीं पे मुंतकिल कर ली है, पॉलिटिकल मुशावरत जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पीडीएम की और आसिफ अली जरदारी से सबसे बातचीत होगी कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ पीटीआई ने 3 बजे कोर कमेटी बुलाई है। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल कहा कि इमरान खान जो कहेंगे मैं तो वज़ीर आला बन के अगर वो कहेंगे तो आधे मिनट में असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन बात जो कहूंगा वो उनको अकेले में कहूंगा, अमल वो करूंगा जो सबके सामने नजर आएगा।
तो PMLN सोच रही है कि क्या उनके लिए बतौर वजीर आला इस वक्त चौधरी परवेज इलाही को मुंतखब होने देना फायदे में जाएगा, या रन ऑफ इलेक्शन को छुड़वा के हमजा शहबाज रिजाइन कर जाएंगे कि चूंकि मेरे पास अक्सरियत नहीं है लिहाजा मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो उसमें इमरान खान साहब को और जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा जीता है और वो PTI में चाहेंगे कि जी हम ही आए, हमारा ही उम्मीदवार आए। लेकिन आपको बताऊं इमरान खान साहब के नजदीक सिर्फ अपना इलेक्शन वैल्यू रखता है। बिल्कुल इमरान खान साहब के नजदीक अपना इलेक्शन वैल्यू रखता है और ये जो ज़मनी इंतखाबात हैं इससे आइंदा के जनरल इलेक्शन है उसके हवाले से क्या सोच रही है तहरीक इंसाफ और PMLN के दिमाग में क्या स्ट्रैटेजी, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस ऑफ पंजाब के 20 हल्कों का इंतखाब जिसमें तारीखी कामयाबी तहरीक इंसाफ की, जिसमें न सिर्फ बाकी जमातें बल्कि तहरीक इंसाफ खुद भी हैरान हो गई, इतनी बड़ी कामयाबी। और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मुहर्रिकात है जिन्होंने तहरीक इंसाफ को कामयाब किया और क्या मुहर्रिकात है जिन्होंने बाकी जमातों खास तौर पे नून लीग को चारों शाने चित कर दिया उनके अपने गढ़ पंजाब के अंदर। आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब हमारे तीनों ब्यूरो चीफ फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर एंड मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, जो ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, मुहर्रिकात की भी हम बात कर रहे थे, हमने ये देखा है पिछले कुछ अरसे में कि इमरान खान साहब ने बड़े 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 बोल्ड डिसीजन लिए अपनी सियासत को लेकर। खास तौर पे जब मरियम नवाज उन्हें पब्लिकली ये कहती थी कि तुम निकलो अवाम में, तुम्हें लग पता जाएगा, तो वो निकले अवाम में और उन्हें पता ये लगा कि अवाम तो उनके साथ खड़ी है। और फिर वो एक ऐसा मोमेंटम बना जो कि शायद मुस्लिम लीग नवाज तोड़ ही नहीं सकी, अगरचे के मरियम नवाज साहिबा क्राउड को पुल कर रही थी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, लेकिन उस तरह का मोमेंटम, एक बयानिए का जो मोमेंटम होता है जो इनके खिलाफ बनना था महंगाई को लेकर या करप्शन को लेकर, वो नून लीग नहीं बना पाई। तो क्या अब एक मेजर शिफ्ट नून लीग को करना पड़ेगा और क्या वो शिफ्ट इमरान खान साहब की के पॉलिटिकल करियर के हवाले से होगा या नून लीग को अपने सियासी मंशूर के बारे में दोबारा से सोचना होगा कि उसको दोबारा हमने अवाम में क्या लेकर आना है और कैसे उसको सेल करना है? देखिए, जहां पहले इससे में डिस्कस करते रहे, दूसरी बात यह है कि जो डिफॉल्ट की पाकिस्तान की सिचुएशन थी उससे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि नहीं थी। या तो आप सियासत बचाते और इलेक्शन में पहले दिन ही चले जाते और फिर पाकिस्तान फंसता तो फंसता और श्रीलंका बनता। इन्होंने अपनी सियासत को डबोया है, खराब किया है, लेकिन ये नहीं हुआ कि खत्म हो गई है। इनके रिजल्ट सामने है, लोगों ने इसके बावजूद भी वोट दिए और इन्हें अपना बयानिया चेंज करना पड़ेगा। और जो स्ट्रेटेजी बनाई, एक लग ये रहा है कि उससे पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल आया है और उसका नतीजा पाकिस्तानी अवाम से इन्होंने लोगों से दूरी इख्तियार कर ली। चूंकि वो बयानिया वो इमरान खान का बन गया जो PMLN का था। अब ये सोच रहे हैं इसी बुनियाद पे कि क्या टकराव की सियासत, किससे टकराओ। अब बात ये हो गई है चूंकि आपने एक मुश्किल फैसला पाकिस्तान के लिए ले लिया। यही कल ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही और PMLN अब उससे पीछे नहीं हटेगी। टिकटें तो तब्दील होंगी क्योंकि जो वादे थे, जो चीजें थी वो तो क्लियर होगी कि जी देखिए हमने वादा पूरा कर दिया, हमारे लोग हार गए और हम पंजाब हुकूमत लूज कर गए। लेकिन अब इन्हें जाके ये चेंज तो करना है कि अपने असल कैंडिडेट पे लाएंगे। सोशल मीडिया पे इनको एक बिल्कुल नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये भी इमरान खान के मुकाबले में उसी तरह आएंगे जिस तरह इमरान खान इन्हें लताड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग की जो गुफ्तगू है उसमें बहुत तेजी आएगी। अवाम का दिल आमिर भाई कैसे जीतेंगे? वो तो सब कुछ हो जाएगा। ये जो अवाम के अंदर इतनी पेनिट्रेशन है इमरान खान के बयानिए की कि हर दूसरा शख्स इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा नजर आता है। आप सर्विस को भी देख लें, इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के बयानिए को वोट मिले हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून उसमें बह गई है या उनको लोगों ने बिल्कुल वोट नहीं दिए। बहुत नैरो मार्जिन पे भी सीटें जीती हैं। जहां नून ने पिंडी वाली बहुत नैरो मार्जिन से जीती है, वहां कई सीटों पे नून हारी भी इसी तरह से है। तो सियासत इसी चीज का नाम है, कोई एक दिन का खेल नहीं होता। ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग के साथ वो भी चलेंगे और हम और आप देखेंगे। किसी भी वक्त गेम बदल भी सकती है, ये भी समझ में ठीक है। चूंकि इस महीने में और IMF का मुआहदा या अगस्त के पहले हफ्ते में होता है, वो सारी स्ट्रेटेजी के साथ होगा कि आप लोगों को रिलीफ देने के काबिल तभी होंगे जब आपके पास कैटी में कुछ पैसे होंगे। जब नहीं तो देते क्या, ये उसी बयानिए को लेके आएंगे लेकिन एक नए एग्रेसिव स्टाइल में लेकर आएंगे। ठीक हो गया। आमिर साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आते हैं। मोहम्मद इलियास भी हमारे से मौजूद है। इलियास साहब, जिस तरह से नून लीग का एक बयानिया था और 2018 के इलेक्शन के बाद भी हम बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को बार बार लाया जाता था बीच में कि इनके बैक पे वो खड़ी है। अब जिस तरह से कल इमरान खान साहब को वोट पड़ा है और जिस अक्सरियत के साथ वो जीते हैं, आपको लगता है वो बयानिया भी अब नून लीग के हाथ से निकल गया है कि अब
जो पब्लिक की एक पार है या पब्लिक का जो वोट है वो इमरान खान के साथ है? देखिए, जो वो आप पहले यूज़ करते थे बयानियाँ, फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, तो लोगों को समझ लग जाती है कि ये इनकी बातचीत है, इनके डायलॉग हो चुके हैं, इनकी बात चल रही है, इनकी ये जो लोग इतना समझते हैं। अब खान साहब भी अगर नाम नहीं लेंगे तो लोगों को वो भी समझ लगेगा कि क्या हुआ था, क्या हुआ, बाद में पता चल जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब वो देख रहे थे कि जो उनका जो बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, और वो बड़ा चला, लोगों ने उसको बड़ा सराहा था। देखें, एकदम जो तब्दीली आई थी वो इसी वजह से थी कि इतनी बड़ी यानी कि अपोजिशन थी, स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज होने में इनको मुश्किल नहीं हुई। पंजाब में भी नून लीग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये जो सूरत हाल है, अब ये अगर लेके आते हैं, कोई चेंज करके लाते हैं, जो सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि अब जो सारी असल जो है मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की गेम है। अगर बड़े मियाँ साहब आते हैं वापस तो आएंगे, एक अब देखें इनको लाना पड़ेगा अपनी नून लीग को रिवाइवल के लिए। नहीं, नून लीग लाएगी, पीटीआई अब लाएगी उनको? पीटीआई तो नहीं लाती, वो पहले भी नहीं लेके आए थे, उनको पहले भी एहतसाब का टाइम मिला, वो एहतसाब नहीं कर सके। मेरे पास जरा मुल्तान को लेकर बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि शकील हमारे साथ मौजूद है। शकील भाई, और मुल्तान की पॉलिटिक्स बड़े बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हैं, और कोई भी अगर पार्टी का इंतहाई अहम ओहदेदार अपने बेटे को, जो कि सिटिंग एमएनए हो, उसको एमपीए बनवाए, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो पार्टी को एक सीट दिलवाना चाहता। इसका मतलब ये है कि वो उसके प्लान्स बड़े हैं, वही प्लान्स हैं जिसका उससे कुछ दिन पहले वो रहनुमा अपने एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर इजहार कर चुके हैं कि अगर मैं एमपीए बनता तो मैं वजीर आला पंजाब बनता, मुझे हराया गया, कल उनका बेटा जीत गया। परवेज इलाही साहब के लिए शाह महमूद कुरैशी कोई मुश्किल हो सकते हैं? देखिए, आप इसको चौधरी परवेज इलाही की खुशकिस्मती कह लें या इत्तेफाक कह लें, अभी भी नंबर गेम जो है पंजाब असम्बली में ऐसा है कि पीएमएलक्यू के बगैर जो है वो पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अगर आप देखें, जो अभी सीटें पीटीआई ने 15 जीती हैं, तो उसके साथ उसका नंबर 178 हो जाता है पंजाब असम्बली में, और पीएमएलक्यू के साथ मिलके वो 188 हो जाता है। इसी तरह अगर हम देखें कि जो हुकूमती इत्तेहाद है, उसमें मुस्लिम लीग नून 167 पर है, पीपल्स पार्टी के 7 हैं, आज़ाद 4 हैं, और पाकिस्तान राय हक पार्टी का 1 है, तो ये 179 तादाद बनती है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर ये 4 लोग आज़ाद भी पीटीआई के साथ शामिल हो जाएं, और 2 लोग जो आज़ाद चौधरी निसार अली खान और पीर रफीउद्दीन भी शामिल हो जाएं, तो भी जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है पंजाब के अंदर, क्योंकि उसके लिए 186 का नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो मुस्लिम लीग काफ के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता है किसी भी सूरत। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि नंबर गेम अब भी जो है पीएमएलक्यू के हाथ में है, और पीएमएलक्यू के बगैर जो है तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी जो है वो और आप ये कह रहे हैं कि आने की पोजीशन में नहीं है। और एक बात और जी कि जो पीटीआई के चेयरमैन है इमरान खान, वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत भी ज़ैन कुरैशी जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने। अच्छा, क्योंकि अगर वो चाहते कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2018 में वज़ीर आला पंजाब बने, तो वो ये शाह महमूद कुरैशी ये सीट जीत सकते थे 2018 में भी पीपी 217 की। ये बाकायदा बाय डिज़ाइन जो है ये चीज़ें की गई थी उस वक्त, क्योंकि सारी चीज़ें बाय डिज़ाइन हो रही थी, सारी चीज़ें इमरान खान साहब की अप्रूवल से हो रही थी। तो उस वक्त भी, और इसका इजहार उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भी किया, इस इलेक्शन में। ठीक है शकील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, हरवाया गया। ठीक है, हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो गया। मोहम्मद इलियास साहब, शकील आमिर इलियास साहब, आपके तज्जिए का शुक्रिया। एक सवाल बहरहाल रह गया, उस्मान बुज़दार साहब कहाँ पे हैं? कल हम उनको ढूंढते रहे, वो 4 साल पंजाब के वजीर आला रहे, अभी तक हम जान नहीं पाए कि वो कहाँ पे हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी, ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल में हमें नहीं पता वो कहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब। कनाल व्यू पर एक सोसाइटी उधर रह रहे हैं, उधर ही रह रहे हैं। ठीक है, इतलात ये कि घर पे ही हैं, सामने आएंगे तो हम उनसे भी ज़रूर पूछेंगे कि उनकी कारकर्दगी की बिना पे वोट पड़ा या जैसे भी। बहरहाल जी, पॉलिटिकल सिनेरियो यही लाइटर नोट पे बात थी। पॉलिटिकल सिनेरियो ये कि इमरान खान साहब का बयानिया चला है, लोगों ने उसको कबूल किया है, और एक चीज़ जो खुशाइंद हुई है वो ये है कि शायद अब किसी भी सियासी जमात के लिए अपनी पार्टी को तब्दील करना, लोटाक्रेसी कहें उसको, इन्हिराफ कहें, वो आसान नहीं होगा। इमरान खान साहब ने ये एक रिवायत अच्छी डाल दी, अच्छी और सेट किया है। चलिए जनाब, इसमें और भी बात होती रहेगी, और बात नहीं कि वही है उस्मान बुज़दार साहब का जो हमें पता चलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिक्र सुरों के बादशाह और शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब का। उनके मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। दुनिया गजल के शहनशाह मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान लूना में पैदा हुए। मेहदी हसन ने 1956 में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज किया। फिर जाने जाना हो गए। 13 जून 2012 को मेहदी हसन साहब इस दुनिया फानी से चले गए। आप उनकी गजल सुनिए, हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम। और अब बारी है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तंजर हुसैन तार साहब की किताब नांगा पर्वत पर। तो देखते हैं आज की किस्म में क्या बात हो रही है निकले तेरी तलाश में। अस्सलामुअलैकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नांगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है, और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 अंडर किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की यको पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, नांगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नांगा पर्वत जो तार साहब की किताब है उसके वाले से तार साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। तार साहब, आपने फेरी मेडोज़ की तरफ आप रवां हैं और आपने तत्वों से, यानी आपने तत्वों से आगे की बात करूँ, आप तत्वों पहुँच गए हैं और तत्वों से आगे आपने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया है और जो अब जो रास्ता इस्तेमाल होता है इससे वो रास्ता मुख्तलिफ है। यानी उस ज़माने में जब आप फेरी मेडोज़ तत्वों से जाते हैं तो आप एक और रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो क्या रास्ता है? तत्व जब हम रात ठहरे हैं तो वो जो तत्व नाला है उसके पास एक स्कूल था और उसके सामने ग्राउंड तो नहीं थी, ज़रा प्लेन एरिया था, वहाँ हमने टेंट लगाया। तो हमें यही बताया गया कि यहाँ कभी कभार अगर कोई फॉरेनर आता है तो वो यहाँ टेंट लगाता है। वहाँ से फिर हमने अबूर किया है तत्वों का नाला, दूसरी जानब गए हैं और वो खासी चढ़ाई थी, जंगल था। और फाइनली अब मैं क्या बताऊं कि जब आप आज का जो फेरी मेडो की सड़क जा रही है और आगे सड़क ख़त्म हो जाती, कच्चा रास्ता या जो पहले जीपेबल था वो शुरू होता है जी जी, तो उसके शुरू होते ही राइट हैंड पे एक पुराना रास्ता जो ऊपर जाता है। ठीक है। वाटरफॉल भी है वहाँ पे कोई? नहीं, जहाँ स्टार्ट होता है? नहीं, वहाँ वाटरफॉल नहीं है। वो नाला जो है वो ऊपर से गिरता है, उसको मैं वाटरफॉल तो नहीं कहता। खैर उसी की बात। तो वहाँ से तो हम उधर से आए हैं और आके उस पुराने रास्ते, पुराने क्या वही रास्ता था, उसके बाद वो सड़क तो नहीं थी, वो जंगल था और उसमें चले हैं और वो बहुत स्टीप था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ हम बॉर्डर रेंज पे हम भुगत के आए हैं उसके बाद वो हमारे लिए बहुत प्लेजेंट था। लेकिन असल जो मैं बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि जब हम टॉप पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे वो दरवाज़ा है एक, जो मवेशियों को, हमें बड़ा रोमांटिक लगता है लेकिन बेसिकली ये दरवाजे हम कहते हैं पैराडाइज पे खुल रहा है ये वो, तो दरवाजे मवेशियों को अंदर रखने के लिए होते हैं, ये जरूर करना हो वो। तो हम वक़ात दाखिल हुए फंतूरी में और वो मैंने लिखा है फंतूरी इज़ ए फैंटेसी। और याद रहे कि हम गिलगित से गए हैं, बहुत सारे मंजर मैंने देखे हैं, और दूसरा ये जहाँ हम जा रहे हैं उसका कोई हमें कॉन्सेप्ट नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो मंजर कैसा होगा, वो लैंडस्केप कैसी होगी, क्या वहाँ लोग होंगे या नहीं लोग, टोटली एक अननोन जो है फैंटेसी लैंड या हॉरर लैंड में भी उसमें हम दाखिल हो रहे। तो दरवाज़ा खोला है तो जो फैंटेसी फंतूरी की पहली जो झलक है, आज से कितने साल पहले, 30-40 साल जी तकरीबन। तो आई वॉज स्टन्ड। और मुझे याद है कि एक दफ़ा जब हम देवसाई से नीचे उतर रहे थे, छोटे देवसाई की तरफ, और जीप में थे और नीचे छोटा देवसाई अक्रॉस नज़र आया था बड़े देवसाई से, और वो को मंजर था। और सिवाय इसके कि मैं और मेरे साथी हमने सुभान अल्लाह का वजह, वी कुडंट से एनीथिंग। बिल्कुल इसी तरह ही हुआ, जब वो आई है फंतूरी सामने आई है तो मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता।
और उसमें चश्मे बह रहे हैं बर्फानी, और उनके किनारे जो है जंगली गुलाब वो अट्ठे पड़े, और वो इतने ज़्यादा हैं कि उनकी लड़ियाँ झुक झुक के उन बर्फानी छोटी छोटी नदियाँ वो तैर रही हैं। और लेफ्ट पे नीचे खेत हैं ग्रीन, वहाँ एक दो औरतें पुराने ज़मानों के ड्रेस में, और वो हमें देख के भाग गई क्योंकि वो नहीं, और वो एक दो हट हैं। और उसके बाद जो मेजर है कि यूं नज़र उठाइए तो नांगा पर्वत इस तरह है जैसे आपके ऊपर गिरने वाली, यू आर फ्राइटेंड, और जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, अब तो आपको पता है ना कि ये नहीं गिरेगी, हमें क्या पता। और उसी वक्त वहाँ पे आया एवलांच, और उसकी गड़गड़ाहट और सर्दी और वो बर्फीले पानी और ग्रीनरी, और वो जो है सियाचिन का आपको पता है ना कि जंगली गुलाब को ही कहते हैं, जो हमारे एक हेड ऑफ स्टेट ने कहा था कि जी वहाँ तो एक तिनका नहीं उगता, तो सियाचिन का मतलब ये जंगली गुलाब जहाँ उगते हैं ना, तो वो सियाचिन, उनको सियाचिन ही कहते हैं, तो आम होते, तो उनकी खुशबू मेरे ख्याल 10 मिनट हमें तो होश नहीं आई कि हम आ कहाँ गए। तो मैंने उनसे पूछा यही है फेरी मेडो। फ्रैंकली जब हम फेरी मेडो में एंटर हुए हैं ना, तो हम थोड़े से मायूस हुए, क्योंकि एट दैट टाइम फंतूरी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, और वहाँ से जो मंजर नज़र आता है नांगा पर्वत का, वो फेरी मेडो से नज़र नहीं आता। फेरी मेडो ज़रा सा क्लोज है, लेकिन बाहर दौर फेरी मेडो इज फेरी मेडो। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी फंतूरी की तरफ से पाबंदी है, और उसकी क्या वजह है? मतलब उस तरफ से काफ़ी अर्सा हो गया, ज़माना ही हो गया, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई फंतूरी की तरफ से गया हो, तो कोई पाबंदी है? वो उसमें हमारा अपना कसूर है, सयाहों का है। हर जगह के एटिकेट। जी बिल्कुल। आप एक मंदिर में जाते हैं उसके एटिकेट्स, किसी भी इबादतगाह में जाते हैं उसके एटिकेट्स हैं, किसी के घर में जाते हैं उसके ख़ास रख रखाव है, किसी की टेबल पे बैठते हैं उसके ख़ास आदाब है। तो इसी तरह अजनबी सरज़मीनों पे जाना और वहाँ जो लोग बसते हैं उनसे डील करना, उसके भी एटिकेट, उनमें भी रख रखाव है, उनके लोकल कस्टम है, उनके लोकल रिवायात हैं। अगर आप उनको वायलेट करेंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लोग जाके कोई तस्वीरें उतार रहा है, कोई खेतों के नीचे जा रहा है, कोई अपनी सेल्फियाँ बना रहा है, विच इज़ ए रिडिकुलस थिंग। ये सबसे बड़ी लानत तो ये सेल्फी की आ गई ना, हर एक के हाथ में कैमरा आ गया। और चुनांचे उन्होंने फिर कोई लड़ाइयाँ वगैरह भी उन्होंने बंद कर दिया, अब वो बंद है, यानी उस तरफ से आप नहीं जा सकते। स्पेशल कोई लोकल हो तो फिर ठीक है, तो लेकिन ये बहुत, वहाँ पे रास्ते में आप चाह रहे थी छोटी छोटी। दरअसल पीटीवी पर जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन आप करते थे, जबकि दूसरा आपका शौक जो था, जिस पे कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं हो सकता था, वो नॉर्थ के हवाले से था, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था, और गिलगित बल्तिस्तान आपका 15-20 दिन ले लेता है। तो जब आपने पीटीवी पर मॉर्निंग ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, तो शुरू में क्या इंतज़ामिया से आपका कोई मुआहदा था कि हर साल आपने जाना ही जाना है 1 या 2 दफ़ा? और क्योंकि ट्रांसमिशन जो थी ऑफ कोर्स वो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे होनी थी, तो इस तरह का कोई आपका कोई एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, वो ये था कि जब इनिशियली गुफ्तो शनीज़ हुई, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ शराइत उनकी तरफ से, कुछ शराइत मेरी तरफ से। उनमें पहली शर्त ये थी कि जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मुझे 2 से 3 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। एट दैट टाइम वो नहीं मान रहे थे। अच्छा। मैंने कहा जी ये मेरे लिए बड़ा एसेंशियल है, मैंने पहाड़ों में जाना। चुनांचे वो मान गए। फिर वो अल्टरनेट 1-2 उन्होंने तैयार किए। जिस रोज़ मैंने जाना होता था ना, उस रोज़ मैं एक नाजायज़ फ़ायदा उठाता था, लाइव ट्रांसमिशन। और वो ये होता था कि मैं अपने जो पूरा शेड्यूल होता था ना सफ़र का, वो बयान कर देता था कि आज अभी 9 बजे ख़त्म होगी, और वो मेरी जो, अगर मैं बच्चों के साथ जा रहा हूँ या और कोई, तो बाहर गाड़ी तैयार है, सामान लदा हुआ है, वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं ट्रांसमिशन ख़त्म करके आऊँ और फिर सफ़र शुरू हो। तो उसका फ़ायदा मुझे ये होता था कि लोगों को मेरी आमद का इल्म हो जाता था बेशतर, जहाँ जहाँ तक रसाई थी टेलीविज़न की, और वो लोग आते थे। मतलब मुझे अब तक याद है
कि हम एबटाबाद गए, वहाँ पे एक अफरीदी कैरेक्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसकी तफसील बाद में सही। तो हमारी कार जो थी सुजुकी थी, वो एबटाबाद दाखिल हुई तो लेफ्ट हैंड से एकदम न को 8-10 घुड़सवार, अच्छा, और उनके हाथों में वो जो थी क्लाशिनकोव थी, और वो चीखते चिल्लाते हमने कहा कि भाई ये हमला हो गया, ये मतलब ये क्या कर रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि अफरीदी साहब हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें जीप पे बिठाया और साथ साथ घोड़े और वगैरह वगैरह। तो इसी तरह आगे भी बिशाम में या गिलगित तक खबर पहुंच जाती थी, उससे मुझे आसानी हो जाती थी जहाँ भी मैंने जाना होता है, और ज़्यादा लोग मिलते थे और वापस आके उन सब लोगों का मैं तज़किरा करता था, मैं तस्वीरें उतारता था और उनको भी प्रोजेक्ट करता था। तो मैं पूरे वक्त पे, वो ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी होती थी, नो, उस वक्त मैं काम होता था। 9 बजे तक मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, तार साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला था, सवालात का सिलसिला था, वो नांगा पर्वत पे था। और आपने देखा कि नांगा पर्वत या शुमाल के हवाले से जब भी तार साहब के साथ सवाल किए जाते हैं तो उनके चेहरे पे ख़ास चमक होती है और उनकी जो लहजा है और उनकी जो गुफ्तगू है उसमें ख़ास एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी, ये गुफ्तगू, ये चेहरे पे चमक जो है, ये मज़ीद आप देखेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं आपके और मेरे भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक कहें या गेम कहें, क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तानी टीम इस वक्त दौरा श्रीलंका के ऊपर है, जिसमें दूसरी इनिंग्स टेस्ट जारी है, पहला गॉल टेस्ट, और उसमें जो दूसरी इनिंग्स है उसका इस वक्त खेल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 79 रन बनाए हैं। पहली इनिंग्स की बात करते हैं तो श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग्स में 222 रन बनाए थे और आउट हो गई थी, जिसमें हमने शादियाने बजाए थे खुशी के कि क्या बॉलिंग की हमने। 222 पे हमने पूरी टीम को घर भेज दिया। अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 4, हसन अली, यासिर शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया था। अच्छी बॉलिंग की थी पाकिस्तान ने। जवाब में पाकिस्तान की आधी टीम या आधे से भी ज्यादा, तकरीबन 73 रन के ऊपर पवेलियन लौटी। मोहम्मद रिजवान, यासिर शाह, हसन अली, अब्दुल्ला शफी, खसो खाशाक की तरह जिसे कहते हैं ना, बह के चली गई पूरी टीम। कोई खिलाड़ी डबल फिगर्स क्रॉस नहीं कर सका। दिस वाज सो अनफॉर्चुनेट एंड सो शेमफुल समहाउ, क्योंकि एक कंपैरेटिवली जूनियर स्क्वाड था श्रीलंका का। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी 148 रन पर आउट हुए एंड देन केम द ग्रेट आजम बाबर आजम, एंड देन ही प्लेड विद नसीम शाह। नसीम शाह को भी वैसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक ही हैज फेस्ड 47 बॉल्स और इस तरीके से उन्होंने भी साथ लेकर चले। 70 रन की शराकत हुई और पाकिस्तान गिरता गिराता बाबर आजम के 119 रन की वजह से 218 तक पहुंच गया। जबकि नसीम शाह की अगर हम बात करें तो वो नॉट आउट रही हूँ। कौमी टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग्स में एक और संग मिलबूद किया और तेज तरीन 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने जी ये संग मिल इनिंग्स अब 228, अगर हम बात करें विराट कोहली ने 232 इनिंग में रिकॉर्ड बनाया था, जबकि बाबर आजम ने 228 में बनाया। जबकि बाबर आजम बतौर कप्तान 9 सेंचुरियां बनाकर लेजेंड इंजमामुल हक के बराबर आ गए हैं। इंजमामुल हक ने 131 इनिंग्स में 9 सेंचुरियां बनाई थी, जबकि बाबर आजम ने 70 इनिंग्स में एक कारनामा सर अंजाम दिया है। और इससे कबल अगर बात करें जावेद मियांदाद की तो 248 इनिंग्स में एक कारनामा सर अंजाम दिया, जबकि सईद अनवर ने 255 इनिंग्स में अंजाम दिया था। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करें। और इससे पहले कि हम मिर्जा इकबाल बेग साहब की तरफ जाएं, आप देखिए किन लोगों के साथ बाबर का नाम इस एज में आना शुरू हो गया। सईद अनवर, जावेद मियांदाद, द लेजेंड, द ग्रेट मियांदाद, ग्रेट। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद है, जो कि अपने तजिए के हवाले से ही इज द ग्रेट। उनसे हम बात करते हैं सीनियर तजियाकार क्रिकेट को लेकर। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, अलग सुबह आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे बाबर आजम की बात करेंगे। क्रिकेट जो टेस्ट है वो तो चल ही रहा है। हाउ यू सी बाबर आजम जी, इस शाइन को कैसे देखते हैं आप? मिर्जा साहब, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी जी, आप आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज बोलिए। मैं कहा कि आप दोनों को सुबह खैर, इमरान आपको भी और अरमला को भी। और बाबर आजम की आपने बात की तो बाबर आजम ने जब 31 मई 2015 को अपना इंटरनेशनल करियर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू किया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 7 साल के अरसे में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 सेंचुरियां बना लेंगे। 17 सेंचुरियां उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, 7 सेंचुरियां टेस्ट मैचेस में और 1 सेंचुरी T20 इंटरनेशनल मैचेस में बनाई है। और जिस तरह से वो रन्स के अंबार लगा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स अपने कदमों तले रौंद रहे,
उससे तो यही लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो बाबर आजम का होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे उनकी ये चमक, ये शाइन बरकरार रहे और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जा रही है। और कल का जो उनका 100 था वो तो बहुत ही कमाल था। अब आ जाइए जरा पोस्टमार्टम की तरफ। ये हमारी बैटिंग ने क्या किया मेरे साहब? देखिए इमरान, जो टीम का सिलेक्शन था, जो 11 रुकनी टीम का सिलेक्शन, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये कि आपने इतनी लंबी टेल रखी, 6 नंबर तक आपके पास बैट्समैन थे। रिजवान 5वें नंबर पर आए और 6ठे नंबर पर जो है वो आगा आए, सलमान अली आगा। तो आपके 5 बैट्समैन, आप वो तो ऑलराउंडर्स तो आप काउंट ही नहीं करते, चाहे मोहम्मद नवाज हो, चाहे हसन अली हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो। तो हमारी बैटिंग बहुत लंबी हो गई, हमारा कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं था टीम का, जिसकी वजह से आप देखें 87 हो गए थे पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, जिस तरह से 85 हो गए थे और उसके बाद से हमने कम बैक किया। तो मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग जो थी वो लंबी थी। और एक और खास बात इमरान, के जब भी कोई अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर आया हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आपको याद होगा रंगाना हिरत जो थे श्रीलंका के, वो हमारे लिए खतरे की अलामत बने रहते थे। उनके अलावा एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने अबू धाबी में हमारी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया। बांग्लादेश के ताजुल इस्लाम, उन्होंने गुज़िश्ता टेस्ट सीरीज में, इंग्लैंड के मॉन्टी पानेसर, मैं न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी, तो मैं किस किस के नाम लूं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल डालते हैं। और कल भी यही हुआ कि उनका जो प्रभात जयसूर्या उसने पाए नहीं और पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। मिर्जा साहब, आपने जिस तरह से खुद भी मेंशन किया कि टीम की सिलेक्शन से लेकर जो दीगर मामला थे, ऑब्वियसली उस तरह से हमने सिलेक्शन पे फोकस नहीं किया। और एक टेस्ट सीरीज़ की भी बात होती है, जब हम T20 की बात करते हैं, वनडे मैचेस की बात करते हैं, तो शायद हमारे प्लेयर्स उस फॉर्मेट पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट हम इतने कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे स्टेमिना से लेकर इतनी जो एक प्रॉपर गेम खेलना होता है, उसमें हमारे प्लेयर्स को थोड़ा मुश्किल होता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा टेस्ट ना खेलना भी एक फैक्टर है हमारे प्लेयर्स का इस तरह से परफॉर्म ना करने का? बिल्कुल अरमला, एक तो ज्यादा टेस्ट ना खेलना, दूसरे फर्स्ट क्लास कम खेलते हैं ना। हमारी इस टीम के प्लेयर्स कितने फर्स्ट क्लास खेले, जब फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं ये टूर पे होते हैं और ज्यादातर ये वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और अब तो आपको पता है T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा फ्लरिश कर गई है कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि वो आईसीसी के इजलास में बात करेंगे कि 3 महीने की विंडो है आईपीएल के लिए, जिसमें कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी मुल्क अपनी सीरीज बायलैटरल सीरीज न रखे, ताकि उनके प्लेयर्स को मौका मिले आईपीएल में जाकर खेलें, पैसे कमाए। तो जब एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईपीएल को रोक रहा है, दूसरी तरफ मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग को भी एनओसी जारी कर देता है। अपना पीएसएल एक ब्रांड है, हमें उसको कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर पाकिस्तान जूनियर लीग भी हम करा रहे हैं अक्टूबर में, जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें, ये आपने सही पॉइंट रेज किया कि ये शॉर्टर वर्जन में ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से हमारे खिलाड़ी लॉन्गर वर्जन में जब आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती है। तो इसमें फिर हमारे पास इसको लेकर, एक तो आपने ये जो विंडो की बात की है, एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है, मजीद क्या ऑप्शन हैं हमारे पास कि अपने जो प्लेयर्स हैं, मतलब अरमला ने तो टेस्ट की बात की, मैं तो वनडे को भी इसमें शामिल करूंगा कि हम तो 50 ओवर्स के मैचेस के अंदर भी बहुत अच्छे नहीं हैं मेरे साहब। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की इमरान, के 50 ओवर में हमारी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती, हमारी बैटिंग जल्दी आउट हो जाती 50 ओवर से। तो टेम्परामेंट की बात है, एक तो हमारे खिलाड़ी उस मोल्ड में चले गए T20 के, पैसा बहुत है T20 में, शोहरत बहुत है, 3.5 घंटे की फिल्म होती है एक तरह से कि 3.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। खिलाड़ी बॉलर को 4 ओवर करने, बैट्समैन की अगर बारी आ गई तो आ गई 20 ओवर्स के अंदर अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स अगर इनको आप काउंट करें तो ये सारे फैक्टर्स टेस्ट क्रिकेट से दूरी की तरफ लेकर जा रहे हैं और वनडे से भी दूरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वनडे में तो 50 ओवर हम नहीं खेल पा रहे हैं, और जो 75 में पहला वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो इमरान 60 ओवर हर टीम की इनिंग्स होती थी। और उस वक्त जो वर्ल्ड कप में मैचेस होते थे उसमें बॉलर जो थे 6 ओवर्स के 6 गेंदों के बजाय 8 गेंदों का ओवर किया करते थे। और अब आप देखिए कि T20 क्रिकेट आने से क्रिकेट कितनी सुकड़ और सिमट गई है। यही तो बात है, इसी से तो स्टेमिना है, इसी वजह से तो हमारे जो पुराने प्लेयर्स और कप्तान है वो क्रिकेट भी लंबी लंबी खेले, अब सियासत भी लंबी लंबी खेल रहे हैं और कामयाबी से खेल रहे हैं। तो ये शायद कुछ ना कुछ फिर असर तो होता है ना। आप देखिए, अच्छा मेरे साहब अब स्ट्रैटेजी की तरफ आ जाएं, क्योंकि अभी टेस्ट का इट्स गोइंग टू बी दी 3rd डे और ऐसा लग रहा है, बल्कि काफी हद तक वाजे लग रहा है कि इस टेस्ट का फैसला तो बहरहाल होना है, मौसम ने कुछ ना किया तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? हमने अभी तक 2 खिलाड़ी आउट किए 79 के ऊपर और ऐसा लगता है कि थोड़ी अब कंसिस्टेंसी है, श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग से सीखा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस मैच को लेकर?
देखिए इमरान, हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि विद इन 200 की लीड पर अगर हम उनको आउट करते हैं तो हमारे प्लेयर्स पर जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर दबाव नहीं होगा। वरना अगर 250 रन या 250 से ज्यादा हमें फोर्थ इनिंग्स हमें खेलनी है, जहन में रखें जो पिच है गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, उस पर गेम बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, ऑकवर्ड बाउंस है उस पिच पर, तो बैट्समैनों के जहन में होगा, क्योंकि अजांता मेंडिस इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 उसने आउट किए, कल 5 आउट किए, तो वो डेंजर मैन होगा। तो हमारे जहन में ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 250 से ज्यादा या 200 तक हम इनको महदूद करें, तभी हम टारगेट के हदफ में जा सकते हैं। वरना आप देखें ना कि 218 में से अगर 119 बाबर आजम बनाता है तो बाकी 10 प्लेयर्स ने सिर्फ 99 रन बनाए, तो इसका मतलब है बकिया खिलाड़ियों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इन्होंने फवाद आलम को ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की है। वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, फंस कर खेलता है। सलमान अली आगा यंग है, उसमें नजर आया टैलेंट, लेकिन हम यंगस्टर्स को गैर मुल्की दौरे पर और ऐसी पिचों पर क्यों डेब्यू कराते हैं कि जहां गेम बहुत ब्रेक हो रहा है, जहां उनके लिए मुश्किल हो। मेरी समझ में नहीं आती ये स्ट्रेटेजी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी साहब, बहुत शुक्रिया इतना डिटेल एनालिसिस के लिए। पाकिस्तान इस वक्त जो टेस्ट सीरीज खेल रहा है श्रीलंका में काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। 2 के परफॉर्म तो अच्छा करना चाहिए था, लेकिन उस पर मिर्जा इकबाल बेग अपना तर्जिया दे रहे थे। लेकिन ये लीड ज्यादा भी हो सकती थी, ये 4 रन की 5 रन की लीड है, थैंक्स टू बाबर आजम। बट हर दफा क्या बाबर ही खेले? हर दफा बाबर नहीं हो सकते ना। चलिए जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे हज के हवाले से। तो हज मुकम्मल हो चुका और हुजाज कराम की अपने अपने वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। दुनिया भर से इस साल 10 लाख मुसलमानों ने फरीज़ा हज अदा किया और रवा साल पाकिस्तान से सरकारी और प्राइवेट स्कीम के तहत 84,000 से ज़्यादा अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। हुजाज कराम को पहली मरतबा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत होम चेकिंग की सहूलत दस्तयाब है और हुजाज को 16-16 घंटे जो एयरपोर्ट पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और किस तरह से होम चेकिंग का प्रोजेक्ट काम करता है, इसी वाले से बात। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर मुआविनीन हैं। उनसे हम बात करते हैं ऑपरेशनल इस फैसिलिटी के हवाले से और मज़ीद क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं इस बारे में हुजाज को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अख्तर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इन जनरल मैं आपसे पूछूंगा कि जो इस वक्त अराइवल है मुख्तलिफ हुजाज कराम का हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद, उसको किस तरीके से आसान बनाया गया है? और अगर मैं कुछ सीधा नुकात आपसे कहूँ कि आप हमारे सामने रखिए, कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है इनको, तो क्या बता पाएंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आपने इब्तिदा में बात की कि इस साल जो हमारा पाकिस्तानी हुजाज कराम के लिए एक यूनिक स्टेप जो है पाकिस्तान हज मिशन ने दिया है, वो ये है कि जो अरेंजमेंट्स किए हैं प्री डिपार्चर के, क्योंकि जो पहले जब हाजी साहिबान जो है वो 12 से 18 घंटे एयरपोर्ट पे पहुंचते थे, तो इस दफा होम चेक इन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की गई है, जिसपे जो एयरलाइन का स्टाफ है और उसके साथ उसके जो दीगर पार्टनर्स हैं, जिसपे जदा मैनेजमेंट कंपनी है, ये लोग बिल्डिंग में आते हैं और बिल्डिंग में आके सामान जो है वो करते हैं और वहीं पे उनको बोर्डिंग कार्ड जारी कर देते हैं। तो इस तरह जो हाजियों की जो तकरीबन 12 से 18 घंटे जो बिल्डिंग से उनकी रवानगी होती थी वो कम हो गई है और 6 घंटे जो है वो लगते हैं। 6 घंटे कबल जो है वो बिल्डिंग से रवानगी की जाती है। तो इस तरह हाजियों के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन है कि उनका सामान जो है वो बिल्डिंग के अंदर ही बुक हो रहा है, बजाय इसके कि वो एयरपोर्ट पे जो सामान उठाने की झंझट है उसमें पड़े और बाकी ज़ाहिर इमिग्रेशन का और दीगर कमरसम प्रोसेस। चलिए ये तो अच्छा है। वैसे मुआविनत तो वैसे ही हुज्जाजे कराम को चाहिए होती है, क्योंकि एक बड़ा तबका होता है वो या तो पहली बार ट्रैवल कर रहा होता है, पहली बार जा रहा होता है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, और सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है उम्र रसीदा लोग होते हैं, उनको मुआविनीन की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली जो मुआविनीन का कॉन्सेप्ट है अख्तर साहब, ये क्या है? हाउ डू यू हेल्प एंड फैसिलिटेट जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं उनको कैसे आप करते हैं फैसिलिटेट? इस पे जी मैं जिस तरह के ये नाम से जाहिर है कि बुनियादी तौर पे इनका जो मकसद होता है डिप्लॉयमेंट का वो हुजाज कराम की मुआवनत है, फैसिलिटेशन है, और ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होती है। और ब्रॉडली अगर हम इसका जो मुआवनीन का फंक्शन है उसको क्लासीफाई करें तो एक हुजाज कराम की जो फैसिलिटेशन है वो हम कहेंगे, और दूसरा उसमें ये आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूशन जो है। बेसिकली हाजी साहबान की जो है खिदमत के लिए
जो पाकिस्तान हज मिशन मक्का में मौजूद है वजारत मजहबी अमूर के ज़ेरे इंतजाम, वो ऑलरेडी मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, जिसपे बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसपे ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसपे फूड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सिक्यूशन जो है या इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर आप समझ ले, जो हम पाकिस्तान से मुआवनीन आते हैं, ये इनकी तादाद जो होती है जितनी हाजियों की तादाद है उसके प्रोपोर्शनेट होती है, और वो पाकिस्तान से तमाम महकमों से जो है वो पाकि हुकूमत सेलेक्ट करके भेजती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, और उसमें जो तमाम रैंक्स के लोग जो है वो एक ही इक्वलिटी पे की बुनियाद पे आके वो काम करते हैं। ऑब्वियसली ज्यादा एम्फेसिस जो है वो उन डिपार्टमेंट्स पे होता है जहाँ के लोग ज्यादा जो है फिजिकल काम करने के आदी हों, जिसपे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या इस तरह रेंजर्स हैं, तो इस तरह का। लेकिन बाकी भी जो बाकी हुकूमत के महकमे है या सूबाई हुकूमत, तो अगर मैं मुख्तसरन डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछूं एज ए लास्ट क्वेश्चन, कैसा एक्सपीरियंस रहा सन 2022 का जो हज था? थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से था, चूँकि एक तो बीच में ब्रेक आया था, फिर कोविड से हम गुजरे थे, और वहाँ पे लॉज भी ओबियसली थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा सख्त थे। तो कैसा था ये, कितना चैलेंजिंग था 2022 का हज? इस पे देखिए जी, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग था कि ये हज जो है वो 2 साल बाद हो रहा है, 2 साल के वक्फे के बाद हुआ है, और हज की जो तालीमात हैं वो बहुत डिले से जो है वो फाइनल हुई, और उसकी वजह से हुज्जाज कराम की जो डिपार्चर नॉर्मली यकम ज़ीकात को होता है वो 6 या 7 ज़ीकात को पाकिस्तान से हुआ। ठीक, तो उस हवाले से इस दफा तमाम प्रोसेसेस जो है वो बहुत स्पीडीली हुए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने जो है वजारत मजहबी अमूर ने और मुआवनीन जितने भी डिप्लॉय हुए और पाकिस्तान हज मिशन, हम सब ने मिल के जो है पूरी कोशिश की हाजियों को जो है वो किसी किस्म की तकलीफ ना हो। आप आपके इस मिशन के बारे में और ख़ास तौर पे चेक इन की सहूलत है, हमें जान के अच्छा लगा। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास, डायरेक्टर मुआवनीन DIG, हमसे बात कर रहे थे। हज का सफ़र मुकम्मल हुआ, रूह परवर सफ़र था। जिन जिन लोगों ने हज किया हुज्जाज कराम को हमारी मुबारकबाद भी। अल्लाह आपकी इस एफर्ट को, कोशिश को कबूल फरमाए और सबको ही अपने घर की ज़ियारत की भी तौफीक दे। इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद। और अब आपको सुबह सुबह हम खिलाएंगे हलवा पूरी। कहाँ की बता रही है फरियाल, पहली दफा कोई रेलेवेंट चीज खिला रही हैं आप सुबह के लिहाज से। फूड में देखते हैं जी हलवा पूरी। पुरानी अनारकली नाश्ता करने, जहां पर है कराची स्वीट्स वाले, जो कि 70 साल से ज़ायद अरसे से यहां पर हलवा पूरी का नाश्ता बना रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं कि इनके हलवा पूरी की ऐसी क्या खास बात है जो लाहौरी इनके नाश्ते के दीवाने हैं। अंकल, कितना अर्सा हो गया यहाँ से नाश्ता करते हुए आपको? मुझे 15-20 साल। क्या खास बात लगती है इनके हलवा पूरी की? फ्रेश होती है और जायका अच्छा होता है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको नाश्ता करते? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। अच्छा, हलवा पूरी तो तकरीबन लाहौर में हर जगह ही लगी हुई है, कहीं और से आपने खाई और यहाँ से हलवा पूरी खाई, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? तकरीबन पूरे लाहौर से ही खाई है, लेकिन इनकी जो पूरी और हलवा है ना, उसका एक यूनिक टेस्ट है। अच्छा, खास बात क्या लगती है आपको इनकी हलवा पूरी? खास बात इनका एक टेस्ट है जो कि शुरू से ही एक जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। जैसे कि महंगाई भी है लेकिन का रेट भी जो कि मुनासिब है। कहाँ से आए आप? हम शादरा से आए हैं, सईद पार्क से। अच्छा, कितना अर्सा हो गया यहाँ? 50 साल से खा रहे हैं। इधर वाला साहब भी, सब भाई सब इधर से रहते हैं। 50 साल हो गए। इनका बहुत अच्छा पूरी हलवा है इनका। अच्छा, क्या खास बात लगती है जो 50 साल से खा रहे हैं? इनका टेस्ट अच्छा है, इनका मियार अच्छा है। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। अच्छा, अभी आप क्या खा रहे हैं? मैं हलवा पूरी खा रहा हूँ। आज दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने को, तो मैंने कहा चलें आज हलवा पूरी टेस्ट करें। कितना अर्सा हो गया यहाँ से खाते हुए हलवा? यहाँ से मैं दूसरी से तीसरी दफ़ा खा रहा हूँ। दोस्त ने मुझे यहाँ पर भेजा था कि यार इधर की हलवा पूरी टेस्ट करें, बहुत अच्छी है। अच्छा, टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट अच्छा है इनका, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हाँ, बाकियों से मुख्तलिफ है टेस्ट। क्या खास बात है? इनका मसाला अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। आलू चने वाला जो इनका टेस्ट है चनों का, वो काफ़ी अच्छा है।
पूरी की खास बात यही कि एक तो होती लाइट वेट होती है, ठीक है, दूसरा ये कि खस्ता होती है, ठीक है, दूसरे की इजीली डाइजेस्टेबल होती है, ठीक है, इसलिए हम शौक से ये खाते हैं। आप कहाँ से हैं? गुजरावाला। कितना अर्सा हो गया यहाँ से नाश्ता करते हैं? 10 साल हो गए। तो कहीं और से खाया या गुजरावाला से ही खाया और यहाँ से आपने नाश्ता किया हलवा पूरी का, क्या फ़र्क क्या लगा आपको? बेसिकली मेरी सर्विस है यहाँ पे, तो गुजरात से ट्रैवल करता हूँ, तो लेकिन इसका जायका जो है वो मुझे स्पेशलिटी है, ये सच है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर राना आरिफ साहब। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये 70 साल हो गए थे, 50 साल मेरे वाला साहब बैठे हैं, 20 साल में हो गए। अभी आप क्या क्या बनाते हैं? अभी हम बना रहे हैं चिकन टिक्की है, कीमेली है, पूड़ी हलवा है, शक्कर पारे हैं, जलेबियाँ हैं, नमक पारे हैं। आपके हलवा पूरी की खास बात क्या है? खास बात ये मिर्चें कम रखते हैं, ये जलन ना हो, घी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, चने खास बात, हलवा है। तो चने कैसे बनाते हैं आप? रेसिपी क्या है इसकी चनों की? ये चने मेरा बेटा बनाता बड़ा, ठीक है, इसमें काली मिर्च होती है, जीरा होता है, अजवाइन होती है, दड़ा मिर्च होती है। ये जो आपने पूड़ा रखा हुआ है, टिक्कियाँ रखी हुई है, ये कौन कौन से बनाते हैं? ये चिकन है, वो बीफ है, ये मीठा पूड़ा है। और इनमें सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज़ की है? ये चिकन की ज्यादा डिमांड। कभी किसी ने जायके की कंप्लेन की? ना, वो 50 साल भी बाद आया, उसने बोला सेम जाएगा, क्योंकि जो मेरे वाला साहब करते थे वो मेरा बड़ा भाई था, अभी मेरा बड़ा बेटा, सेम वही काम चल रहा है, वही चने, वही मसाला, वही सारा कुछ। हलवा पूरी के अलावा और क्या बनाते हैं? हलवा पूरी के अलावा शक्कर पारे, जलेबी हैं, नमक पारे। इतना अरसा हो गया आपके पास नाश्ता करने, कौन सी शख्सियात आती रही? असगर आता रहा, जुवेद हाशमी आता रहा, पड़ाचा यहाँ आता रहा, आपका ये एंकर है जो डॉक्टर लकमान है वो भी आता रहा। आप नाश्ता कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं? सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है, उसके बाद नमक पारे, जलेबियाँ, शक्कर पारे, ये काम है। अच्छा, किस दिन शौक से हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं लोग? जब बारिश हो, मौसम अच्छा आने फिर ज़्यादा काम है, समोसे का भी, पूरी का भी, हर चीज़ का काम ज़्यादा है। जब छुट्टी हो फिर दूर तक रश होता हम तो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए हलवा पूरी और चिकन टिक्की का नाश्ता आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये नाश्ता बहुत ही खस्ता, लाइट वेट और मज़ेदार है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपने देसी फूड एंजॉय किया। बात करेंगे कुछ नेशनल इंटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 की, जिसका कौमी सतह का राउंड लाहौर में बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। चैंपियनशिप का आगाज 72 अजला और 718 क्लब्स के साथ हुआ है। इसमें पूरे पाकिस्तान में जिलाई, डिविजनल और सूबाई सतह पर मुकाबले हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 10 क्वालिफाइंग टीम्स कौमी सतह के टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स लाहौर है, यहाँ पे रंगारंग इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद हुआ। इसमें पाक फौज के पाइप और ब्रास बैंड्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और खूब दाद वसूल की। हिस्सा लेने वाली टीम्स ने अपनी अपनी टीम की कप्तानों की क़यादत में अपने अपने क्लब के झंडे उठाए, ग्राउंड में अपनी शिरकत का मुजाहिरा किया और इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात को उभारा गया। सुरीली आवाज में कौमी तराने बजाए गए और अख्तर रसूल साहब इस हवाले से मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान में हॉकी को बेहतर बनाने के लिए आए थे कि बहुत अच्छी एफर्ट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि नेशनल गेम को ऊपर लेके जाएगा। चलिए जनाब, शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। अभी हफ्ता शुरू है, मंडे आज पूरा हफ्ता है।